नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना भी हालिया है। एकदम हालिया तो नहीं, लेकिन लगभग 1.5-2 महीने पुरानी है। बात कर्नाटक राज्य के रामनगर जिले की है। रामनगर जिले में कनकपुरा टाउन एक पुलिस स्टेशन है। 18 फरवरी 2023 को जिला अस्पताल से एक फोन थाने पर गया कि आपके यहां की एक लड़की अस्पताल आई है, जिसका चेहरा तेजाब से बुरी तरह जला हुआ है, जिसकी दोनों आंखें तेजाब में जल गई हैं और उम्र सिर्फ 17 वर्ष है। यानी नाबालिग लड़की और नाबालिग लड़की का चेहरा तेजाब से जला हुआ। पुलिस फौरन वहां पहुंची। पुलिस ने जानकारी की। लड़की ने अपना पता बताया और लड़की ने यह भी बताया कि कनकपुरा का रहने वाला सुमंत, उसने मेरा ये हाल किया है। पुलिस ने पूछा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? लड़की ने जवाब दिया कि वो बार बार शादी के लिए दबाव डाल रहा था। मेरे मना करने पर वो मान नहीं रहा था और हम लोगों का पहले हम अच्छे दोस्त थे और इसी बात को लेकर मैं उससे अलग हो गई। और 17 फरवरी को उसने फोन करके मुझे कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया और फिर बात करते करते उसी बात पर आ गया कि मुझे शादी तुमसे ही करनी है। जैसे ही मैंने साफ मना किया, उसने पैंट की जेब में रखी हुई प्लास्टिक इसकी कांच की शीशी से कुछ निकाल कर, पहले मुझे लगा कि शायद वो कुछ पॉइजन निकाल रहा है खुद पीने के लिए। मैं हाँ हाँ कर ही रही थी, तब तक उसने मेरे चेहरे पर वो पूरा पदार्थ उड़ेल दिया। थोड़ी देर में जलन से मैं कांपने लगी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं भागने लगी, चिल्लाने लगी। लोगों ने मुझे रोका। तुरंत मेरा चेहरा उसके नल के पानी से धोया और फिर अस्पताल में लाकर दाखिल कर दिया। पुलिस फौरन सुमंत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने भाग दौड़ शुरू की और अल्टीमेटली कनकपुरा टाउन पुलिस ने पूरी टीम बनाई और फिर अल्टीमेटली सुमंत को गिरफ्तार कर लिया गया। सुमंत पर पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सुमंत से पूछताछ शुरू हुई कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया और उसकी बैकग्राउंड क्या है। सुमंत ने बताया कि वो एक मैकेनिक है और एक बड़े और नामी गैराज में काम करता है। मैं लगभग 1.5 साल पहले इस लड़की के संपर्क में आ गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के संपर्क में आ गए और पिछले लगभग 1 साल से हम दोनों लिव इन रिलेशन में थे। लड़की नाबालिग थी, ये ध्यान रखिएगा। जब ये लिव इन रिलेशन में इन लोगों ने रहना शुरू किया होगा, तब सुमंत 21 साल का और लड़की 16 साल की रही होगी। साल भर ये लिव इन रिलेशन में अलग से एक रूम लेकर उसमें रहते रहे। कुछ ही दिन पहले किसी बात को लेकर दोनों में तकरार हुई और वो लड़की चली गई। वो सीधे अपने घर गई। घर में उसने ये बताया कि मैं फला काम सीखने गई थी, बहुत जल्दी मैं बाहर जाकर बेंगलोर में मुझे नौकरी मिल गई है, कुछ ही दिन में मैं बाहर जाकर नौकरी शुरू कर दूंगी। हफ्ते 10 दिन भी नहीं बीते होंगे कि फिर से कनक का फोन उसके मोबाइल पर आ गया और उसने कहा कि जो बात हुई वो हुई, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तुम पहुंचो फला जगह पे, जगह बताई,
और हम लोग नए सिरे से बैठकर बात करेंगे, पुरानी बातों को भुला देंगे और जो कुछ नए सिरे से पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। मैं उसकी बातों में आ गई, पहुंच गई। पहले वो चाय पिलाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में ले गया, चाय पी और बार बार यही कहता रहा पुरानी बातें भूल जाओ, अब हम लोग नए सिरे से शुरू करेंगे। ये सब बात करके जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला, उसने फिर कहा कि देखो मैंने बुलाया तो तुम्हें सिर्फ एक काम से, मैं अंतिम बार तुमसे पूछ रहा हूं, तुम शादी करोगी कि नहीं करोगी? लड़के ने फिर कहा कि मैं तुमको अंतिम बार बता रही हूं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसके कई कारण भी उसने बताए। उसका ये जवाब सुनकर कनक सुमंत का कहना है कि मैं झल्ला गया, मैं परेशान हो गया, होशो हवास खो दिया मैंने। मैं जानता था कि वो यही कहेगी, इसलिए मैं अपने साथ मैकेनिक में जो मैकेनिक्स की उसकी जो जॉब थी उसमें इस्तेमाल होने वाले कंसंट्रेटेड एसिड एक शीशी में भर लाया था जो मेरे जेब में था। मैं जानता था कि ये सफिशिएंट है उसको जलाने के लिए। मैंने जब उसको निकाला, इत्मीनान से निकाला, खोलने लगा तो लड़की को ये लगा कि शायद ये जहर ले आया है अपने साथ, अभी पी लेगा, क्योंकि मैं बार बार ये कहता रहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, मैं जहर खा लूंगा, मैं गोली मार लूंगा, मैं नदी में कूद जाऊंगा। जो होता है, जो लोग इस पचड़े में कभी पड़े होंगे उन्हें जानकारी होगी। तो उसने सोचा शायद ये जहर निकाल रहा है पीने के लिए। उसने हाथ पकड़ने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे ये कतई सपने में भी आइडिया नहीं था कि ये ऐसा करेगा। जैसे ही उसने शीशी का ढक्कन खोला, उसने फौरन पूरा का पूरा वो द्रव्य मेरे चेहरे पे उड़ेल दिया। 1-2 सेकंड के बाद ही इतना जोर से मेरी स्किन जलने लगी कि मैं चिल्लाकर भागती रही। लोग इकट्ठा हो गए, काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। मैंने बताया कि मेरे चेहरे पे किसी ने तेजाब डाल दिया है और मेरी दोनों आंखें खराब हो गई हैं, मैं कुछ देख नहीं पा रही हूं, मुझे जल्दी डॉक्टर के यहाँ ले जाइए। कुछ 4-6 लोगों ने मिलकर उसे फौरन एक ऑटो में करके उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल में भी जब डॉक्टर्स ने पूछा, उसने अपना नाम पता बताया, अपने घर वालों का पता बताया। पुलिस को सबसे पहले इन्फॉर्म किया हॉस्पिटल ने। पुलिस आ गई, तब विवेचना शुरू हुई। तब ये पता लगा कि 1 साल से लिव इन रिलेशन में रहने वाले एक लड़के ने इसके ऊपर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फेंक दिया है। बहरहाल उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना, लड़की नाबालिग थी। लिव इन रिलेशन दोनों पार्टनर्स का कंसेंट होता है। लड़का बालिग था, चघड़ जिसे कहते हैं, चघड़ था, 21 साल का था। वो जानता था कि नाबालिग लड़की के साथ संबंध कितना गैर कानूनी है, वो अच्छी तरह जानता था। लेकिन फिर भी वो लिव इन रिलेशन में साल भर रहे। किसी बात पर जब झगड़ा हुआ तो वो छोड़कर चली गई, लेकिन वो किसी कीमत पे छोड़ने को तैयार नहीं था। 1 साल तक लिव इन रिलेशन में उसके साथ रही थी और आज की घटना में भी यही यक्ष प्रश्न है कि आखिर लिव इन रिलेशन में लड़कियों की ही जान या फीमेल पार्टनर की ही जान क्यों जाती है। ये प्रश्न मैं तमाम अपराध की घटनाएं जो मैंने किस्सा गोई परिवार को बताई हैं, इन सब में यही प्रश्न किया है। इसका कारण और इसके दुष्परिणाम दोनों को बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है कि 99% लिव इन रिलेशंस के केसेस में यही होता है। कुछ में लड़कियां हो सकता है बच जाती हों, 90% में लड़कियां मारी गई हैं। लेकिन इसके बाद भी ये सिलसिला चल रहा है, बदस्तूर चल रहा है।
लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, अखबार भी पढ़ते होंगे, न्यूज़ भी देखते होंगे, और कुछ नहीं करते हैं तो दिन भर फोन में सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें देखते होंगे। लेकिन फिर भी अकल में जाने कौन सा पत्थर पड़ा हुआ है कि 1-2 दिन नहीं, साल, 2 साल और 3 साल तक लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। भाई, लिविंग रिलेशन को मैं कभी सिक्योर रिलेशन नहीं कह सकता। ये सबसे इनसिक्योर रिलेशन है कि शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। अब इनसिक्योर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर लड़के को कुछ हो जाए, मान लिया लड़का प्राइवेट जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, या कहीं कुछ अपना कमाने के लिए उसने कोई व्यवस्था कर रही है, कर रखी है, और दोनों का खर्चा उसी लड़के पर डिपेंडेंट है, और लड़के को कुछ हो जाए तो लड़की को एक चवन्नी नहीं मिलेगी, क्योंकि शादी नहीं हुई है, इसलिए वो वारिस नहीं हो सकती, कानूनन भी वारिस नहीं हो सकती। पेंशन्स के बेनिफिट, इंश्योरेंस के बेनिफिट, जमीन जायदाद में हिस्सा उसे कुछ नहीं मिलना है। 1 इंच उसकी जायदाद लड़की को नहीं मिलनी है। पहली इनसिक्योरिटी। दूसरी कि अगर लड़की को कुछ हो जाए तो लड़की के घर वाले दहेज हत्या का मुकदमा नहीं लिखा सकते, क्योंकि शादी ही नहीं हुई है। भले ही उसने तमाम चीजें, और हो सकता है वो लड़की के फ्लैट पे ही लिव इन रिलेशन में रह रहा हो, लड़की की ही गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन बिना मैरिज के, रजिस्टर्ड मैरिज के या सोशल मैरिज के वो साथ रह रहा है, इसलिए हस्बैंड वाइफ का दर्जा नहीं है। और ऐसे में, क्योंकि जो डाउरी डेथ की जो परिभाषा है वो बड़ी स्पष्ट है, एनी अननेचुरल डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज। आप 10 साल से अगर लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और तब लड़की को कुछ हो जाए तो सिर्फ हत्या का मुकदमा कायम होगा, दहेज हत्या का नहीं होगा। दहेज हत्या का कानून ज्यादा कड़ा है, जमानत में ज्यादा दिक्कत है, और दहेज हत्या बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अकेले पति के खिलाफ नहीं लिखाई जाती। पति, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, सारे रिश्तेदार उसमें लिखा दिए जाते हैं और सब इसको भुगत लेते हैं। तो ये भी सिक्योरिटी नहीं हो सकती लड़की के परिवार वालों की। तीसरा ये है कि दोनों ही चाहे 4 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे हों, किसी भी बैंक अकाउंट में, किसी भी कागजात में, किसी भी सर्विस रिकॉर्ड में नॉमिनी नहीं लिखते। दोनों ही अपने अपने अकाउंट या अपने अपने, जहां नॉमिनी लिखने की बात होती है, आप कोई अगर आप शेयर में अगर आपका इंटरेस्ट है और आपने तमाम शेयर खरीद रखे हैं, एक कॉलम उसमें नॉमिनी का भी होता है कि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी जो पेमेंट्स हैं वो किसको दिए जाएंगे। लेकिन लिव इन रिलेशन में रहने वाले कभी एक दूसरे को नॉमिनी की तरह नहीं करते हैं। उनको ये डर रहता है कि ये बात अगर लिखा पढ़ी में आ गई तो घर वालों को पता लगेगा, लोगों को पता लगेगा। शादी उन्हें करनी नहीं है, लेकिन शादी के सारे बेनिफिट दोनों इंजॉय करते हैं। तो इतने सारे नुकसान, और फिर जान जाने के लिए अभिशप्त लड़कियां आखिरकार क्यों लिव इन को, और वो भी कई कई साल, प्रीफर करती हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, बार बार कहने के बाद भी नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों ऐसा कर रही हैं। साथ रहना है तो शादी कर लो भाई, किसने मना किया है? चाहे जो मजबूरी हो। वो कहेगी मेरे घर वाले राजी नहीं है, वो कहेंगे हमारे घर वाले राजी नहीं है, ना राजी रहें। साथ रहना है
जीवन आगे बढ़ाना है, एक दूसरे को निभाना है, शादी कर लीजिए। कोर्ट्स खुले हुए हैं, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है जहां पर मैरिज मजिस्ट्रेट ना हो। जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, 3 महीने की नोटिस होगी, नोटिस बोर्ड पे लगेगा, 3 महीने बाद जाइए, वो मैरिज मजिस्ट्रेट एक दूसरे के गले में माला भी डलवाएगा और अपनी तरफ से मिठाई भी खिलाएगा। ऑफिस के लोग इकट्ठा होंगे, आपके पास पैसा है, 10 किलो मिठाई आप बांट दीजिए, आप हस्बैंड वाइफ हो गए, रजिस्टर्ड हस्बैंड वाइफ हो गए। कोई माइका लाल इसको चैलेंज नहीं कर सकता। सारे बेनिफिट्स, सारी सिक्योरिटी, लेकिन फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, कतई सुनने को तैयार नहीं है। बिना सोचे समझे वही लिव इन रिलेशन की सनक सवार है। पत्थर पड़ गया है बुद्धि पर। किस्सा कोई परिवार के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने 50 से अधिक घटनाएं आपको बताई हैं जो लिव इन रिलेशन से संबंधित हैं, और उनमें भी 90% घटनाओं में लड़कियों की हत्या हुई है। जो मैंने सुनाई है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और हर बार लिव इन मतलब हर एपिसोड में जब भी मैंने घटना बताई होगी, आज की घटना बताते समय मैंने लिव इन रिलेशन के कारण और नुकसान का जिक्र भी किया है। किसी किसी एपिसोड में बहुत डिटेल में इसका जिक्र किया है। फिर भी आखिरकार ये हो ही रहा है, बराबर हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा बचिए इससे, दूर रहिए, मत पड़िए इन चक्करों में, अपना भविष्य देखिए, शादी करके ही साथ रहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अब मैं आपको जो मैंने मर्डर मिस्ट्री में एपिसोड 774 में एक 16 महीने के बच्चे की लाश जो हाईवे पर मिली थी, उसके सारे फैक्ट्स बताते हुए किस्सा कोई परिवार के लोगों से अनुरोध किया था कि मेरा ये मानना है, मेरे विचार से कह लें, या मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि किस्सा कोई परिवार के लोग जो लंबे समय से अपराध की विवेचनाएं देख रहे हैं, वो भी विवेचना के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, क्रिमिनल इंटेलिजेंस के बारे में, क्रिमिनलिटी फिक्स करने के बारे में, दोषी और निर्दोष का निर्धारण करने के बारे में अच्छी तरह से उन्होंने अपनी समझ डेवलप कर ली है। और पहली बार मैंने ऐसा आप लोगों से जानना चाहा था कि भाई आप भी विवेचना करिए, आप भी बताइए कौन हो सकता है ऐसा। एक दिन मैंने वेट किया कि शायद इस केस का अनावरण हुआ हो, लेकिन अभी तक अनावरण नहीं हुआ। मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने, किस्सा कोई परिवार के सुधी श्रोताओं ने बहुत ही एनालिटिकल विवेचना की है। रिजल्ट सबके अलग अलग हैं, लेकिन विवेचना का तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत तो नहीं, लेकिन जो 10-12 बहुत अच्छे, जिन्होंने बहुत अच्छी विवेचना की है, जिन्होंने कारण सहित, जिन्होंने उसका ये बताते हुए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये विवेचना की है, मैं उनके नाम जरूर लेना चाहूँगा। सबसे पहले श्री दिनेश शुक्ला जी लिखते हैं कि बिल्कुल सही बात है, और उनके विचार से माता पिता ने हत्या नहीं की है। अगर वो किसी को फंसाने के लिए ऐसा करते तो वो पुलिस को सूचना भी पहले ही देते। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि क्या बच्चे के पिता रोज उसी समय जगता था, और या सिर्फ उसी दिन 4 बजे जगा था। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर दादी की भूमिका की जांच ठीक से होनी चाहिए, ऐसा दिनेश शुक्ला जी का मानना है। उन्होंने इसका विश्लेषण भी बहुत अच्छी तरह से किया है। दिनेश शुक्ला 1177 ये उनकी आईडी है यूट्यूब की। दूसरे हैं यूजर NI, ये इनकी आईडी है, नाम नहीं लिखा इन्होंने।
नहीं, लिखा है इन्होंने, लास्ट में नाम लिखा है कि सौरभ गुर्जर मेरठ। इनका यह कहना है कि मेरे हिसाब से कुछ चीजें तो बिल्कुल साफ हैं, जैसे माँ बाप तो निर्दोष हैं, क्योंकि जो 3 से 4 के बीच माँ ने बताया वो बात सही निकली, और मेरे विचार से दादी द्वारा ऐसा किए जाने की संभावना कम है। उनका ये कहना है कि सबसे प्रमुख बात यह है कि तहकीकात के बिना कुछ भी कहना मात्र कोरी कल्पना है, कातिल हो सकता है कोई और भी हो। ठीक है, ये इनका मत है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने तर्क दिए हैं, विवेचना की है। श्री पंकज गुप्ता जी, उन्होंने भी इसकी अच्छी विवेचना की है। उनका कहना है कि एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 600 मीटर की दूरी तो खोजते खोजते जा सकता था कोई न कोई, लेकिन जिसने फोन किया वो अगर 3 से 4 के बीच में आता जाता, बच्चे को उठाता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और भी चीजें इन्होंने लिखी हैं, लंबा इनका विश्लेषण है। अगला है श्री नरेंद्र सिंह जी ने। उनका यह कहना है कि मेरे विचार से पड़ोसी अखिलेश निरर्थक बच्चे की हत्या क्यों करेगा। बाबा और दादी की ईर्ष्या या बदले की भावना से, जैसा कि आपने कहा, उसका भी मैं समर्थन करता हूं, लेकिन मेरा शक चाची पर भी जाता है। ठीक है, आपने भी अपने ढंग से विवेचना की और बताया। मीनाक्षी देवी जी हैं, ये कहती हैं आई थिंक चाची एंड नेबर्स को डाउट में लेना चाहिए, पड़ोसी वही अखिलेश बंसल और चाची को। उसका कारण उन्होंने दिया है इस विवेचना का कि मे बी चाची किसी बात से जेलिसी करती हो और पड़ोसियों से अनबन हो, फिंगर प्रिंट भी नहीं है, न कुछ आइडिया मिला इससे। ठीक है, आपकी जो शंका है वो मेरी भी शंका, मैंने भी शंका इसी पर व्यक्त की थी। दादा दादी पड़ोसन माँ बाप को छोड़ के सब शक के दायरे में थे, ऐसा मेरा भी मानना था। लेकिन आपने ये क्षमता अब डेवलप कर ली है कि आप भी इस दिशा में विवेचना कर सकते हैं। अगले हैं श्री आलोक वाजपेयी। इन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके हिसाब से दादा का हाथ लग रहा है, उसकी भी विवेचना इन्होंने की है। श्री कुलदीप शर्मा बताते हैं कि बच्चे की दादी हो सकती है, उसके संग पड़ोसी ने मारपीट की थी, और भी आगे बातें उन्होंने लिखी हैं। अगले हैं श्री कार्लोस डेंजर। वो ये कहते हैं कि चोर मचाए शोर की तर्ज पर बाप हो सकता है। 3 बजे माँ ने कपड़े बदले, 4 बजे बाप दोबारा उठ गया और उसी ने ही शोर मचाया, लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। ठीक है, आपका भी मानना सही है। आपने कोई एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन की, घटना की। ये तभी संभव है जब आप उसे ध्यान से सुने होंगे। ये तभी संभव है जब आपने उसमें थोड़ा दिमाग लगाकर समझने की कोशिश की होगी। मैं यही चाहता था, मैं ये जानना चाहता था, या मेरे मन में ये शंका थी कि ठीक है, आप सिर्फ सुन ही लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब बिना सोए मैं सो नहीं पाता। कुछ ने ये भी कभी कभी लिखा है कि साहब नींद नहीं आती, इसको सुनते सुनते सो जाता हूँ। जो सुनते सुनते सोएगा वो समझ तो नहीं ही पाएगा कम से कम, लेकिन वो मेरे मन की शंका थी। लेकिन इतने ढेर सारे लोगों ने इसकी विवेचना की है, इसकी मुझे दिल से बहुत खुशी है। अगले श्री नीरज मिश्रा जी हैं। शक में तो बहुत लोग हैं, बट मेरा दिमाग बार बार उनकी भाभी पर जा रहा है, क्योंकि माँ बाप के बीच से कोई और बच्चा उठाने का रिस्क नहीं लेगा। बेबी 600 मीटर 16 महीने का है, जाग गया, पहचान जाएगा और रोने लगेगा। अनजान इंसान उसे दूर नहीं ले जा सकता। किसी ऐसे इंसान का काम है जिसके साथ बेबी कंफर्टेबल हो। देखिए, ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की है श्री नीरज मिश्रा जी ने। आपने उस फैमिली भाभी का जिक्र किया
लेकिन आपने उसकी किसी बच्चे का कोई जिक्र नहीं किया। अगर भाभी है तो बड़ी होगी ही, अगर उसके बच्चे भी नहीं हैं तो उस तात्कालिक सिचुएशन का प्रॉफिट ले लिया होगा। बहुत डिटेल और समझदार इन्वेस्टिगेशन की है श्री नीरज मिश्रा ने। अगले हैं श्री पवन जोशी। पवन जोशी जी लिखते हैं कि आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज आई केम टू द कंक्लूजन दैट द कल्प्रिट ऑफ दिस मर्डर हैज टू बी दैट नेबर गाय। आपका इशारा उसी अखिलेश बंसल की तरफ है और उसके क्या रीजन हैं वो उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है। अगले हैं श्री आईडी है उसकी करली लाइफ। उनका ये कहना है कि इस केस में शक बच्चे के पिता पे भी जाता है, क्योंकि पिता का कहना है कि अखिलेश इनके घर बनवाने से जलन का भाव रखता था। ठीक है, और उसका फिर डिटेल करली लाइफ का आप कमेंट्स में जाके वो डिटेल पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय लेना उचित नहीं है। मोहसिन सिद्दीकी साहब हैं अगले, जो ये कहते हैं कि एक बात समझ में नहीं आई, दादी को पड़ोसी ने 4 महीने पहले मारा था या उसके साथ मारपीट की थी, तो दादी इसका बदला अपने ही पोते को मार कर क्यों लेगी? बराए मेहरबानी थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए, वो जो मकसद होता है, बहुत ढेर सारी घटनाओं में मुझे लगता है कि आपने पुरानी कुछ घटनाएं नहीं सुनी हैं। बहुत बार ऐसा है कि अपने फैमिली मेंबर को मारकर सिचुएशन ऐसे क्रिएट करिए कि अपने दुश्मन को नामजद करिए एफआईआर में और उसके पक्ष में तमाम दलीलें दीजिए, कोशिश करिए, पैरवी करिए कि मारा तो आपने लेकिन जेल आपका दुश्मन जाए। ये एक क्राइम का एक तरीका ये भी है, और जो मैं बार बार कई अपराध की घटनाओं में आपको बता चुका हूं। अंतिम है भावना उपाध्याय जी का, बहुत ही सुधी श्रोता हैं, पहले एपिसोड से सुनती रही हैं, बहुत अच्छी क्रिटिक भी हैं और एनालिसिस भी इनकी आप सब ने पढ़ी होगी, बहुत लंबी एनालिसिस किसी भी एपिसोड के बारे में, और जो चीज़ इन्हें पसंद नहीं आती उसकी फिर ऐसी तैसी भी कर देती हैं। उनका लिखना है कि यह हरकत बाबा और पिता ने मिलकर की होगी। एक बिल्कुल अलग एंगल, जैसे हम कहते हैं माँ बाप नहीं हो सकते, दादी बाबा हो सकते हैं, लेकिन भावना जी का कहना है कि बाबा और पिता ने मिलकर की होगी और उसमें जीजा भी शामिल होगा। कारण जब दादी को बंसल ने पीटा था तब ये सब पुलिस के पास गए होंगे। हो सकता है वहां बंसल के प्रभाव से इनकी मारपीट की एफआईआर ना लिखी गई होगी, या कोई जमीनी विवाद होगा, या बार बार बंसल द्वारा इनको परेशान किया जाता रहा होगा। मजबूर और मजदूर परिवार और क्या कर सकता है। पिता ने माँ के पास सोए हुए बच्चे को उठाया और बाबा को दे दिया और वो हाईवे पर छोड़ आए। उसके बाद की बहुत डिटेल एनालिसिस की है उन्होंने कि पुलिस ने किस तरह से ढुलमुल रवैया अपनाया, और बहुत सी बातें लिखी हैं। वो जब तक माँ पर उसकी जान के लाले न पड़ें या विषम परिस्थितियों में ना फंसी हो, तब तक वो अपने बच्चे को नहीं मार सकती। ऐसा हमने कई बार आपकी घटनाओं में नोटिस किया है। एक माँ का प्रसव पीड़ा को सहन करना 21 हड्डियों का एक साथ टूटने जैसा दर्द होता है। दादी या चाची को देखें तो ग्रामीण परिवेश में स्त्रियां हमेशा कोई न कोई गहना या आभूषण पहने होती हैं, इनकी खनक भी गूंजती है। ये इन्वेस्टिगेशन है भावना जी का। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे इतनी खुशी है। ये तो मैंने सिर्फ वो उन लोगों का जिनका डिटेल्ड एनालिटिकल जिन्होंने रिजल्ट अपने बताए थे उनका जिक्र किया है। बहुत बड़ी संख्या में किस्सा गोई परिवार के सदस्यों ने और सुधी श्रोताओं ने अपनी अपनी टिप्पणी, कुछ ने बिना कारण के और कुछ ने बहुत ही विस्तार के साथ कारण बताकर
अपनी अपनी विवेचना की है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ और आशा करता हूँ कि जितने लोग भी हमारे परिवार से, किस्सा कोई परिवार से जुड़े हैं, वो अपराध के बारे में अच्छी समझ रखने वाले होंगे, अपराधियों से जरूर बचते होंगे, अपराध कैसे होते हैं ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस अपराध के बारे में, ये उनकी समझ अब पहले से बेहतर हो गई होगी। इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।